उसके बाद से ही चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक हम कंसेप्ट की बात करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्यों है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब अलग अलग राइटर इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे कहता है हेल्पिंग वर्ब, कोई कहता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का भी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। और जब माहौल बनाने का बात होता है तो इसे कहा जाता है एनोमलस फाइनाइट। बकवास चीजें हैं, उस नाम से कोई फर्क आपके लाइफ में और एग्जाम में नहीं पड़ता है। नॉर्मल भाषा में याद रखो हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में सहायक क्रिया। अब ये होता क्या है, सिंपल सा लॉजिक समझो। जैसे कि मान लो एक बस है, तो बस को चलाने के लिए दो लोग इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना ड्राइवर, और एक उसका कंडक्टर, या जैसे क्या बोलते हैं, खलासी बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर और ड्राइवर चाहिए बस को चलाने के लिए। तो जो ड्राइवर हुआ वो होता है वर्ब, मेन वर्ब ही ड्राइवर है। लेकिन उससे मदद करने के लिए जो ड्राइवर सीधा सही सही चलाए, कहीं ठोक ना दे गाड़ी को, गड्ढे में ना गिरा दे, तो उसको एक गाइड करने के लिए सहायक रहता है। उसी को हम कहते हैं आपका या तो कंडक्टर कहो, और अपने टेंस में हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को अगर छोड़ दो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, नॉर्मल में भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, पॉजिटिव में नहीं लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लिखते हैं। तो उसी की बात हमें आज करने है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। क्योंकि एक बार हुआ था क्या कि मैंने एक बैच में पूरा टेंस पढ़ा दिया, सप्ताह 10 दिन तक टेंस ही चला। जब हो गया तो 5-6 स्टूडेंट पूछते सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मन तो किया उसे तोप से उड़ा दो, लेकिन मैं बोला कि अरे भाई, तो इसीलिए अभी हम लोग लिखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हो सकता है किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो। तो हम अभी अभी बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सा होता है। ये इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ध्यान रखना, ये जो आज पढ़ोगे इसी से एक चैप्टर है जो हमने लिखा था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में बस हेल्पिंग वर्ब अगर पता है तो 100 में से 99 बार आंसर ला सकते हो, क्योंकि उस पूरे चैप्टर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लिखना रहता है। तो इसीलिए इसे हमें क्वेश्चन टैग में भी जरूरत पड़ेगी, और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन टैग में आता है। तो आइए देखते हैं कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? हाँ, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम पढ़ेंगे भी अलग से, हम इस साइड लिखेंगे, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब, और इस साइड उसका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? अगर जैसे मैं कहूं आई प्ले क्रिकेट डेली, आई प्ले क्रिकेट डेली, हिंदी है मैं डेली क्रिकेट खेलता हूं। इस वाक्य से क्या आप ये पता लगा सकते हो कि अभी वो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है या नहीं? नहीं ना। इसी कारण से हम इसे कहते हैं अनिश्चित, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि जो सेंटेंस बोलते हैं उससे जरूरी नहीं कि यह पता चल सके कि वो अभी वो कार्य हुआ है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ा है इंडेफिनिट। जो भी नाम है उसका डिफिनेशन वही है। जैसे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है चलना, तो उस कार्य से यह पता चलना चाहिए कि उसमें एक्शन हो रहा है। परफेक्ट मतलब होता है खत्म होना, क्योंकि जब परफेक्ट कब होगा, कोई भी चीज परफेक्ट कब है? जब वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तभी तो पता चलेगा कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो कोई भी परफेक्ट आएगा उसमें खत्म होना मन मेन होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी खत्म हुआ। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में एक निश्चित समय में खत्म हुआ था। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में एक निश्चित समय में कोई भी कार्य खत्म होगा। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, कुछ परफेक्ट है और आधा रहा कॉन्टिन्यूअस, मतलब कुछ खत्म हुआ है और कुछ चल रहा है। तो सब तो डिफिनेशन में ही, उसके नेम में डिफिनेशन छुपा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई? या तो डू या तो डज। कौन कहां लिखेंगे? ये जब टेंस का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे
तो देखेंगे। तो अभी घबराना नहीं है, बस एक नोट में रखिए कि हाँ इसमें ये होता है, जिससे कि जब हम सॉल्व करें क्वेश्चन आए तो फटाफट हो सके। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो। इस बार जो मैंने कहा ना कि जो 2024 सीजीएल प्री में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से 3 क्वेश्चन आए थे, 36 शिफ्ट मिला के, उसमें बस यही था कि देखो ध्यान से, डू हो या डज लिखा हो या कोई भी टू आ जाए, टू मतलब इन्फिनिटिव कहते हैं, या कोई भी मॉडल। मॉडल मतलब होता है कैन, कुड, मे, माइट, जो आपको पढ़ना है डिटेल में, या फिर डिड आ जाए। सिर्फ इतना याद रखना, इनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वर्ब की फॉर्म क्या है, वर्ब बेसिक में पढ़ेंगे, तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी है। जैसे गो वेंट गॉन कहते हो, गो वेंट गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही वर्ब बेसिक में कुछ टफ आएंगे, वही हमें पढ़ना होता है, कि उसी को फंसाने के लिए पूछेंगे कि ब्रॉडकास्ट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बताइए। ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, हाँ, क्योंकि अभी मैं सुबह सॉल्व कर रहा था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी। तो जिसके भी अंत में कास्ट जुड़ता है, तीनों फॉर्म सेम होती है, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। तो वही गो वेंट गॉन में गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो कभी भी डू लिखो, डज लिखो, डिड लिखो, कोई भी मॉडल लिखो, या फिर टू लिखो, उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सीजीएल 2024 में जो 3 क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से, इन्हीं में से था। उन्होंने क्या किया था, इनमें से कोई एक उठाया था एक क्वेश्चन में, और उसके बाद सेकेंड या थर्ड फॉर्म लिखा था। जैसे डिड के साथ वेंट लिखा हुआ है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें पता है डू डज डिड के बाद कभी भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो ही नहीं सकता, कोई संभावना नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बदल नहीं सकता है। अगर डू डज है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओ माय गॉड, मैं तो स्पेलिंग ही भूल गया, कैसे होता है भाई स्पेलिंग? चलो मैं 3 बोल रहा हूं, बताना सही कौन सा। CONTINOUS, CONTINEOUOUS, CONTINUOUS। ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं भूल गया हूं, ऑफ कोर्स मैं गजनी जैसा कभी कभी काम कर डालता हूं। कॉन्टिन्यूअस शब्द प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार आ चुके हैं। देखो कल मैंने जो आपको लिखवाया था, जो क्या क्या कराऊंगा, उसमें मैं बोला ना कि एक चीज कुछ गायब हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो स्पेलिंग है। लास्ट में मैं आपको स्पेलिंग, लास्ट नहीं, जिस दिन कंजंक्शन खत्म होगा उसी के आसपास मैं आपको स्पेलिंग का लिस्ट दूंगा, और उसमें से कुछ एक स्पेलिंग बोर्ड पे भी कराऊंगा, जो मुझे लगता है कि टॉप 100 जो एकदम हालत खराब कर दे। एकोमोडेशन, वैकम, लेफ्टिनेंट, कर्नल, यही सब जो रुलाने वाली चीजें। और ध्यान रखना, सीजीएल प्री, CHSL हो चाहे MTS हो, स्पेलिंग जरूर आता है, इवन मेंस में भी स्पेलिंग रहेंगे। और ऐसे ऐसे मतलब स्टूडेंट गलती करके आए हैं, अपना जो इस बार टॉप किया है उसने भी स्पेलिंग में गलती किया है, वो भी क्या है, एस्टिमेट का स्पेलिंग गलती किया नालायक ने, बोला कि तुम छलांग लगा दो। वो बोला कि सर ऐसा क्यों बोल रहे, बोला कि तुम मतलब जो एडवांस क्वेश्चन है उसे चुटकियों में देख के टिक मारता है, और तुम एस्टिमेट का स्पेलिंग गलत बता रहे हो। बोला कि सर वहां ना हमको चारों एक जैसा दिख रहा था। यही होता है, चारों में एक एक लेटर को ना बदल देंगे, ध्यान नहीं दोगे ना तो वो गलती कराएगा। जैसे लेफ्टिनेंट है, क्या स्पेलिंग है लेफ्टिनेंट का? अरे सीधा सा, जब ज्यादा लेंदी हो ना तो उसे ना ट्रिक से पढ़ लेना चाहिए। अगर लेफ्टिनेंट को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? बदले में 10 चीटी। बदले में 10 चीटी को इंग्लिश में लिखोगे तो लेफ्टिनेंट आता है। बदले में का इंग्लिश होता है लीव, लीव का हिंदी होता है बदले में। कहते नहीं है, इन लीव ऑफ दिस पेन आई विल गिव यू अ मार्कर, इस पेन के बदले में मैं आपको मार्कर दूंगा।
तो बदले में 10 जोड़ो भाई, 10 चीटी जोड़ो, बदले में 10 चीटी, मिलकर बन गया लेफ्टिनेंट। अब प्लस हटा दो, लिख लो। तो कैसे भी करके लर्न होना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है। और हम लोग क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट एफ जरूर खोजेंगे उसमें। और एसएससी वाले भी पहले ऑप्शन में लेफ्टिनेंट में एफ डालेंगे। हम सोचेंगे, हमारी भावना कह रही कि लेफ्टिनेंट में एफ आता है, एसएससी की भी पहली भावना एफ वाला ही है। हमारी भावनाएं बहुत मिलती जुलती हैं, बस भावनाओं में बाहर हो जाओगे। तो ये तो एक बस एग्जांपल दे रहा हूं, वैकम, लेफ्टिनेंट, ओकेजन, एकोमोडेशन। प्रीवियस ईयर में ये जो मैं 4-5 बोला है, कम से कम 8 से 10 बार आए हुए हैं, और ये हमेशा सदाबहार रहे। तो अगर स्पेलिंग में 500 के करीब वर्ड का अच्छे से कर लिया जाए, अगर सेलेक्ट करके, तो फिर उससे ज्यादा आपको उलझा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी। डॉक्टर का तो जान ही रहे हो, DOCTER ना। अच्छा, तब ठीक है। अरे ये भी आया था DOCTER, एक बार ना अगर ध्यान ना दो ना, तो लगता है कि ठीक ही तो चल रहा है। तो यही सब चीजें आती है। तो हम लोग स्पेलिंग का भी करेंगे। तो लेफ्टिनेंट में बदले में 10 चीटी याद रखना है। तो यही चीजों का आएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTI, क्या हुआ ये, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इज, या तो एम, या फिर आर। अब ये मत सोचना कि सर किसके साथ क्या लिखेंगे। जब वो टेंस में हम रूल लिखेंगे, तो एक एक बताऊंगा कि इज का प्रयोग इसके लिए करो, आर का प्रयोग इसके लिए करना है, एम का प्रयोग इसके लिए। और सिंपल सा ध्यान रखना, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस लिख दिया जाए तो वर्ब हमेशा ही आईएनजी फॉर्म में आएगी। कुछ भी हो, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस शब्द का मतलब ही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग जरूर करिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, जिसे आजकल V4 कह रहे हैं क्या, हाँ, वैसे ये होता कुछ नहीं है। V1, V2, V3 बहुत चीप इंग्लिश है, लेकिन हम और आप समझने के लिए बोल देते। नहीं तो V1 का ओरिजिनल नाम होता है प्रेजेंट, V2 का ओरिजिनल नाम होता है पास्ट, और V3 का ओरिजिनल नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन हम लोग V1, V2, V3 करते हैं। ठीक है, वही जरूरत है, समझने से मतलब होना चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डू डस, और मेन वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर में से कोई आएगा, और वर्ब की हमेशा ही आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और ध्यान रखना, यही सब चीजें क्वेश्चन टैग में भी आएगा, और यही सब चीजें एक चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट में है, वॉइस चैप्टर में भी यही चीजें रहेंगी। तो इसलिए है बहुत इजी, बट बार बार आपको दिखेगा। तो अलर्टनेस, ये सब तो जानते होंगे, लेकिन जब आए हैं तो स्टार्टिंग से शुरू करो, ताकि रहे कि हाँ एक रिदम से चल रहे हैं। और ध्यान रखना, जो भी चीजें ज्यादा आती है उस पर मैं हमेशा मार्क जरूर करूंगा। जो ये ज्यादा एग्जाम में आई हुई है, तो उसे आप भी अपने हिसाब से मार्क करके रखिए। क्योंकि क्या होगा कि अभी तो सब पढ़ना है, लेकिन जिस दिन अब एग्जाम है, एक सप्ताह एग्जाम का बचा है, रिवीजन मारना है, तो रिवीजन फिर टोटल की नहीं हो सकती है। तो जहां जहां मार्क करके रखे, जैसे सर इससे ज्यादा बोले आता है। अब जैसे नाउन पढ़ाऊंगा, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर नाउन में आज तक 100 क्वेश्चन आए हैं, तो लिख के दिया जा सकता है कम से कम 60 क्वेश्चन सिर्फ 3 रूल से आए हुए हैं। मायने रखता है 60%, अगर सिर्फ 3 रूल से उतने बड़े चैप्टर में आ रहा है, मतलब कि वो 3 रूल अगर हम हमेशा ध्यान रखें, तो चांसेस है 60% तो हम बना ही लेंगे। कौन सा, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, और कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। क्यों आते हैं इससे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा शब्द हैं कि डिस्टर्ब कर देगा। तो वो बदला ले ही लेते हैं, सोचते 3 ही रूल तो है, 3 रूल में 300 वर्ड भी आते हैं। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक से आपको याद कराएंगे जो कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी से जब भी नाम देखेंगे, अच्छा परफेक्ट है, तो जैसे ही परफेक्ट देखेंगे तो मन में चलना चाहिए कि खत्म होने की बात है, खत्म होगा तभी परफेक्ट टेंस। सहायक क्रिया क्या है, या तो हैज होगा या तो हैव होगा।
और हमेशा ही सिंपल सा ध्यान रखो, परफेक्ट अगर अकेला है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन में गॉन। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया सिर्फ दो ही है, हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो अगला है प्रेजेंट परफेक्ट और उसमें जोड़ दो कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आसान होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट वाले का हेल्पिंग वर्ब लिख लो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव। परफेक्ट वाले को हेल्पिंग वर्ब को लिख लो और बीन जोड़ दो। सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यही रूल है, उसके परफेक्ट वाले का सहायक क्रिया लिख लो और बीन को जोड़ दीजिए। तो हैज हैव को लिख लीजिए और एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा, बीन। बस खत्म हेल्पिंग वर्ब। मतलब इसमें दो सहायक क्रियाएं होगी, हैज या हैव प्लस बीन। अब वर्ब कौन सी फॉर्म लिखे, ध्यान रखना, जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एक साथ आते हैं तो वजन ज्यादा होता है कॉन्टिन्यूअस का। इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस कहीं भी लिखा हो, वर्ब की हमेशा ही आईएनजी, क्योंकि जहां कॉन्टिन्यूअस है वही मुख्य होता है, वो सबसे मेन फोर्स होता है। तो इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका डिफिनेशन भी पढ़ना है। जब ये चैप्टर कराऊंगा एक एक तोड़ के, तो पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं, फिर जाके उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस फॉर्मूले से एग्जांपल आएगा, फिर उसके उस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। रूल दो तरीके के रूल होंगे, एक तो जो मेन रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया, उससे आपको डायरेक्ट कहीं नहीं क्वेश्चन मिलेगा। पूछेंगे कि अगर इट इज टाइम से शुरुआत है, इट इज द फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, रिसेंटली आ गया तो कौन सा टेंस में आएगा, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। तो इसलिए वो जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। नेक्स्ट आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, हेल्पिंग वर्ब डू डज, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो इसी का पास्ट में लेते जाओ। इज अमर का पास्ट क्या होता है, वाज वर, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है, तो पास्ट परफेक्ट में उसका पास्ट लेके चले जाओ, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन है, तो वो हैड और बीन, तो उसी का बस पास्ट में बदलते चले जाओ। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, डिड, और आसान हो गया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, दो होंगे ना। अगर डिड लिखा है तब तो भाई फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म जाएंगे। तो डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं है तो वर्ब के। एग्जाम्पल यही लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे, यहां पे इसी का एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए, दोनों एग्जाम्पल। पहला, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। दूसरा, ही वेंट, सिंपल सा, ही डिड नॉट गो, क्योंकि डू डज डिड आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड नहीं आया तो ऑफकोर्स यहां पे पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म। तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन अगर डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं आएगा तो सेकेंड फॉर्म। और डिड कब आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्यों आ रहा है इसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड। डिड है तो फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं है तो सेकेंड फॉर्म, जो आपका फॉर्मूला में आएगा, घबराइए मत। अभी बस फोकस करना है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सा उसके साथ वर्ब आता है। अरे बहुत ही इजी है, इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। और सीधी सी बात है, पहला दिन से ध्यान रखना है कि इंग्लिश में खराब जाए
तो एसएससी प्री में सबसे घटिया जाए तो 40, उससे नीचे में बचना बहुत मुश्किल है एग्जाम में, फिर एग्जाम का निकलना मुश्किल। क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट रहेगा, ईमानदारी से कह रहा हूं। जिस दिन सिलेबस हो जाए और यहाँ जो क्यूआईपी जब दोगे आप, क्यूआईपी यहाँ चलती है पर डे, जब सिलेक्शन बैच में आओगे तो पर डे क्यूआईपी चलती है। आप सिर्फ उस क्यूआईपी का ना 40, 50, 60 पेपर कर लेना, लिख के दे देता हूं। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना, उसमें से कम 50% तो वही दिख जाएंगे, क्योंकि प्री बहुत इजी आएगी। तो उतना इजी में भी अगर आप 40 का टारगेट कर रहे हैं तब भी वो रिस्क लगता है। 40 से नीचे तो खराब में नहीं जाना है, और थोड़ा सा भी चालाक हो तो 40+ लगभग सबका रहता है, जो भी निकाले हैं ना। आप देखिएगा 40 तो मिनिमम है। अब जैसे देखो ना, अभी सीएचएसएल का मेंस हुआ था, 40 क्वेश्चन थे ना उसमें, सीएचएसएल के मेंस में 40 क्वेश्चन में बच्चों का, मैं अपना नहीं बता रहा हूं, हमें तो चलो याद रहता है तो हम बता देते हैं। स्टूडेंट जो थे उसमें से 39 क्वेश्चन लगभग सबको आता था, लगभग एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था। डिंजी, डिंजी एक सिनोनिम पूछा था, बोला कि सर ये नहीं आता है हमें। हम बोला अरे नालायक, 3 साल पहले तो ये भी आया था। तो सर वो ब्लैक बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो हम बोले ब्लैक बुक तो गीता तो है नहीं, जैसे ने कहा कि तू ब्लैक बुक पढ़ या येलो बुक, प्रीवियस ईयर पढ़ना था। डिंजी आज से 3 साल पहले आ चुका है, तो वही चीज तो दिया है। डिंजी मतलब धुंधला, अंधेरा, ये सब जैसे होते हैं। तो 39 तो लगभग सब बच्चे को आ रहा था। मतलब इस बार ऐसा हुआ है कि सीएचएसएल में 40 में लगभग ऐसे कम से कम 10% बच्चे थे जिनका 40 में 40 आ रहा है। समझ रहे हो ना क्या कटअप बना है? इसलिए नहीं कि कोई बहुत तेज स्टूडेंट आ गए थे, इसलिए कि पेपर गिरा हुआ था। मतलब एरर, फिलर, इंप्रूवमेंट जो आए थे सब प्रीवियस ईयर का सेम छाप दिया, और वो भी इजी वाला। प्रीवियस ईयर लेना था थोड़ा टफ ले लो ताकि कट ऑफ नॉर्मल रहे, इजी था। इसलिए कहता हूं इंग्लिश में खराब जाए तो प्री में 40, क्योंकि जीएस टफ रहेगा तो उसमें नंबर घटेगा। मेंस में 120 से नीचे नहीं चलेगा, और 120 तक अचीवेबल है आसानी से। उसके बाद एक एक नंबर में आपको फाइट है, क्योंकि उसके लिए पैसेज में आपको पूछेगा थीम क्या है, टोन क्या है। तो उस सब के लिए भी घबराइए नहीं, वो सब के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। मैंने पैसेज का सिर्फ थीम टोन सीखने के लिए 5.5-6 घंटे का श्योर 60 गुरुकुल पे वीडियो डाल कर रखा है, जिसमें एक वीडियो है 5.5 से 6 घंटे के बीच का। उसमें देखिए जितने थीम टोन हो सकते उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब चीजें अवेलेबल है, बस एक सिस्टम से चलो। यही नहीं कि आज पढ़ना शुरू किया डायरेक्ट थीम टोन देख लिया, डिस्टर्ब होके भाग जाएगा कहीं। सिस्टम चाहिए, जब जिसकी जरूरत होगी मैं बोल दूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि अभी कंप्रिहेंशन कोई टच नहीं करेगा। जिस दिन कंजंक्शन के आसपास पहुंच गए हैं तब मैं खुद कहूंगा, और मैं खुद क्लास लूंगा, 2-4 क्लास लूंगा पीक्यूआरएस का, बता दूंगा ताकि आप अपना अलग से शुरू कर सके। तरीका भी तो बताना होगा ना, जो क्या अप्रोच होना चाहिए। तो इसलिए घबराना नहीं है अभी। चले नेक्स्ट, नंबर 6, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? वॉज, या ध्यान रखना वॉज या वर्ड पढ़ते हैं, इसे वेयर नहीं पढ़ते हैं। हाँ, और इसे वॉज पढ़ते हैं, वाज नहीं, वाज नहीं, वॉज। जब भी डब्ल्यू का उच्चारण इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो आपके माउथ का, मुंह का शेप गोल बनना चाहिए। हम क्या बोलते हैं? वाटर, वाज। हम समझ गए तुम कहां से है। इसे नहीं, मतलब टोन ही से तो सब बच्चे पकड़े जाते हैं। हरियाणा के बच्चों का अलग टोन है, यूपी के बच्चों का अलग टोन है। यूपी में तो मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक पेंट्री कार वाला आया, उससे एक महिला को टक्कर मारते हुए चला गया, उसका टोकरी जो था। तो बोलता है स्टूपिड, नॉनसेंस, नॉनसेंस। यूपी वाले बोलते हैं ला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ला। कहां काम करते? कॉल सेंटर में ला करते हैं, कॉल सेंटर। अपने हरियाणा के बच्चे स्टूपिड, स्कूल, स्टेशन। 5 बार बोला, अरे स्टेशन है, नहीं सर स्टेशन, स्कूल। तो सब इलाके का है। बिहार के बच्चों का मैंने 6 साल वहां भी पढ़ा है। तो स्कूल, वो ई जोड़ता है सब चीजों में।
स्कूल, अरे बोलो स्कूल है, स्कूल उसके अंतरात्मा में बसा हुआ है। तो ये सब मदर टंग का इन्फ्लुएंस सभी में पाया जाता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपके बोलने से हम समझ जाते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, आप बता दोगे। मैं 6 साल वहीं रह के आया हूं ना, टोन मेरा भी वही हो गया। यू नो, लास्ट डे आई वाज गोइंग टू मार्केट टू परचेस सम वेजिटेबल, बट सडनली माय फादर कॉल्ड मी and asked me to do. I was confused, but to do, but not to do. यूपी, बिहार, झारखंड, इन्हीं इलाकों का ये टोन आता है, ठीक है। उसी को ऐसे बोलो, you know, last day I was going to market to purchase some vegetable, but suddenly my father asked me to go somewhere and do some work. सुनने में अच्छा लगा। तो ये सारा खेल इस जीभ का है। ये जो जीभ है ना, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है। इसमें इतनी ताकत है कि देखो, इसमें एक भी हड्डी नहीं है, बड़े आपके शरीर के 206 हड्डियों को तुड़वा सकता है। सोच सकते हो ना। तो हमें इसका प्रयोग बहुत ही केयरफुल्ली करिए। यू कैन विन द वर्ल्ड इफ यू यूज दिस टंग केयरफुल्ली, यू कैन विन द वर्ल्ड। मैंने कहा वर्ल्ड के पहले द, मतलब आर्टिकल चैप्टर में आएगा कि वर्ल्ड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करें। 2-3 क्वेश्चन वहां से भी मिलेगा। तो हंसना भी है, लेकिन अपने ग्रामर को बैठा के याद करना है कि वर्ल्ड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होता है। यही चीजें बात करते रहो, माइंड में छपता चला जाएगा। तो वॉज वर और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, खत्म होने वाला सब है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, हैड, सिर्फ एक ही है, तो ये तो और आसान हो गया। और वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट मतलब ही होता है क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोला ही था कुछ नहीं करना है, परफेक्ट वाले का हेल्पिंग वर्ब ले लो और उसमें बीन जोड़ लो। तो परफेक्ट में था हैड और एक और हेल्पिंग वर्ब जोड़ लीजिए, बीन, हो गया यही हेल्पिंग वर्ब। और ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो वर्ब की हमेशा ही आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। ये जस्ट लाइक एक, मान लो कि ये रिवीजन चल रहा है, इसके बाद मेन पार्ट में उतरेंगे। लेकिन इससे पहले और भी बातें, आज यही सब चीजों में जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसे बताऊंगा, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन क्या होगा, मैं 4, 5, 10 सेंटेंस लिख दूंगा और उसमें आपको खोजना रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक एक लिख रहे हैं, और उसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखोगे ना, अंत में जाके ये पता चलेगा जब पूरा इंग्लिश हो जाएगा। जो ओरिजिनल में इंग्लिश ना 2 भागों में बटा है, कुछ चैप्टर सब्जेक्ट के लिए बने हैं और कुछ चैप्टर ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं। अंत में यही समझ आता है कि अच्छा ये चैप्टर सब्जेक्ट को महत्व दे रहा है और ये चैप्टर, अब जैसे टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट देते हैं। वॉइस ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट देता है। नरेशन सब्जेक्ट को देता है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। कंजंक्शन दोनों के लिए बनाए गए हैं। तो अधिकतर देखोगे ये 2 ही चीजों में बटे हुए हैं दुनिया, इनका जो इंग्लिश का है, तो वही देखना है। नेक्स्ट, अब आइए फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक सिंपल सा कॉमन सेंस याद रखो, फ्यूचर में कोई भी टेंस हो, सहायक क्रिया में शैल और विल जरूर लिखना है। फ्यूचर के किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल जरूर होगी। तो पहले विल या शैल लिख दो, विल या फिर शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में यही हेल्पिंग वर्ब है। अब कौन कहां आएगा ये हम बाद में बात करेंगे जब इंडेफिनिट पढ़ेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, क्यों फर्स्ट फॉर्म? हाँ, क्योंकि देखो ये जो शैल विल है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और इसी को हम एक और नाम जानते हैं, मॉडल। और अभी बात हुआ कि डू, डज, डिड,
मॉडल और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक तरह का मॉडल है। सर ये मॉडल क्या होता है? आम भाषा में मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब। आम भाषा में समझने के लिए मॉडल भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है। नंबर 10, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने अभी बोला कि फ्यूचर का कोई भी टेंस आएगी शैल विल जरूर लिखना है हेल्पिंग वर्ब में, तो पहले लिख दीजिए विल या शैल। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? अब देखो, मुझे इतना पता है कि वर्ब की यहां पे और मॉडल के बाद आईएनजी नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ और एक सहायक क्रिया जोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद हम जो खुद फर्स्ट फॉर्म में हो और जिसके बाद आईएनजी को लिखा जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है बी। बी ऐसा है ना कि ये खुद फर्स्ट फॉर्म में है और इसके बाद आप चाहें तो आईएनजी का भी प्रयोग कर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है बी, उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज या वर, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ये डिटेल में बात होगी, घबराइएगा नहीं। बी तो अलग से आना है आपका, जो बी क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, उसका सेकंड फॉर्म वॉज वर, और उसी का थर्ड फॉर्म बीन। सर ये बी क्या है? अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये जो अभी लिखा, इसी को बी कह रहे हैं। बी लिखो, इज एम आर लिखो, वॉज वर लिखो, बीन लिखो, सबका अर्थ बी ही होता है। ये सारे बी हैं, बस ये फर्स्ट फॉर्म है, ये उसका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और मॉडल के बाद जब भी कुछ आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में, इसीलिए हमने बी लिखा। मॉडल के बाद बी की फॉर्म नहीं आती है, सिर्फ बी लिखते हैं, जो बाद में बात होगी। अब बी ऐसा है जिसके बाद हम चाहें तो आएंगे लिख। और जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो बोला कि वॉइस है, वो जो पढ़ोगे ना, उसमें बस इतना ही। कोई आपसे पूछे कि वॉइस क्या है, तो सिर्फ इतना बोलना है। पूरा जो पैसिव वॉइस सीखना है आपको, जो भी फॉर्मूला है उसमें, एक हो या 1000 फॉर्मूला हो, उसमें बस यही पढ़ना है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहा जाता है पैसिव। तो मतलब वो भी टेंस का एक पार्ट ही हो गया, जो अलग तरीके से पढ़ना है, तो बस ध्यान रखना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दो सहायक क्रिया हो गई, शैल विल में से कोई एक और बी, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब हमेशा ही आईएनजी फॉर्म। अभी बी बताता हूं, दो लिख देता हूं, फिर बी की बात करेंगे। ध्यान रखना, अभी मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि बिना मेन वर्ब के कभी कोई सेंटेंस नहीं बनता। सिर्फ ये अगर ध्यान रखो, और प्रीवियसर को अगर खोजेंगे तो इससे प्रीवियसर में लिख के दिया जा सकता है, 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, जो लगभग सब किताब में है, जो बी या बी की फॉर्म आ रही है। क्योंकि वर्ब गायब है तो कुछ ना कुछ वर्ब लिखना होगा, उसी को हम कहेंगे बी, वहां बी जरूर आता है। अब देखते हैं इससे आगे, फिर देखते हैं 11, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले तो फिक्स जो रूल है लिख दो, शैल या विल लिखो। और हमें पता है कि परफेक्ट है तो वर्ब की, अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि मॉडल के बाद तो थर्ड फॉर्म हो नहीं सकता है, तो ऐसा कोई सहायक क्रिया जोड़ लो जो खुद फर्स्ट फॉर्म में हो, लेकिन जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो प्रेजेंट परफेक्ट से जोड़ा जाता है, हैव। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सर दो सहायक क्रियाएं थी, हैज भी था, हैव भी, तो जब चोरी किया उसने तो हैव को क्यों किया, हैज को क्यों नहीं किया? कुछ तो रीजन रहा होगा। हैज भी फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हमने बात की किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अभी हमने बात की, मान लो ये रहा फर्स्ट फॉर्म, ये अलग से लिखना हो जरूरत नहीं है, समझ जाना। जैसे कि ये रहा फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। समझिएगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये गो क्या है ये बताओ तो, वर्ब सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब?
ध्यान रखना, अगर वर्ब में एस या एस को जोड़ते हैं तब जाके वो बनता है सिंगुलर। वर्ब में जब एस या एस को जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर। तो इसमें एस या एस जुड़ा है, एस या एस जोड़ने पे गोज होगा, तो उस एस या एस नहीं जुड़ा तो वो क्या है फिर, सिंगुलर नहीं है, मतलब कि वो प्लूरल। मतलब है कि वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब होता है। वर्ब की जो ओरिजिन, इसे अलग अलग किताब अलग नाम बोलते हैं, हम पढ़ेंगे बार बार। इसे कहो बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव, एक ही अर्थ है। बेस फॉर्म बोलिए, इसको आप बेस फॉर्म बोल दो, इसे आप ओरिजिनल फॉर्म कह दो, इसी को आप बेयर इन्फिनिटिव। अलग अलग जगह अलग अलग बोल के पढ़ाऊंगा। बेस फॉर्म कहो, ओरिजिनल फॉर्म कहो। बेयर मतलब नंगा होता है, बेयर मतलब नंगा। तो वर्ब में जब कुछ जुड़ जाता है तो वो उसका कपड़े का काम करता है, उसे कपड़ा हमें नहीं देना है, वो जैसा उसका जन्म हुआ था वर्ब का वो वैसा ही रहेगा। उसी को बेस कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं, या बेयर इन्फिनिट। तो किसी भी मॉडल के बाद जो ये बेस फॉर्म आती है तो हैज क्या होता है, सिंगुलर, और हैव क्या होता है, एक के लिए हैज लिखते हैं और एक से अधिक के लिए हैव। तो किसी भी मॉडल के बाद प्लूरल आ सकता है, सिंगुलर नहीं। मतलब मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, यही ध्यान रखना। इसीलिए चोरी करके हमने वहां से लिया है, तो हैव लिया, हैज नहीं। मतलब ये निकला कि किसी भी मॉडल के बाद हैव लिख सकते हैं, हैज नहीं लिख सकते, क्योंकि मॉडल के बाद प्लूरल होती है, बेस फॉर्म जिसे आप कहते हैं। तो ये बस समझने के लिए था, इसे हटा देता हूं। तो इसीलिए देखो, सब चीजों का ना कुछ लॉजिक बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बस छाप दिया गया है जो रटने वाली चीज है। तो फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस हैव है, और थर्ड फॉर्म लास्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहली बात तो बताया था कि परफेक्ट का सहायक क्रिया को कॉपी मार लो, तो ये है सहायक क्रिया, लिख लो पहले ही। शैल विल में इसको एक होगा और हैव, और क्या जोड़ना था भाई, बीन, बीन जोड़ दीजिए। और बात हो चुका है कि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये तो आपको हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है जो अलग अलग टेंस में हमें आगे पढ़ना है। अभी बस यही देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि बी किसे कहते हैं, बी होता क्या है। बता तो दिया कि फर्स्ट फॉर्म बी या इजमार है, सेकेंड फॉर्म वॉजवर है, थर्ड फॉर्म बीन है। लेकिन क्या है ये देखना जरूरी है, क्योंकि बी से क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी देखना ना, बी सब जगह आता है, सब जगह। आप जो हैं, मैं जो हूं, हम सब बी ही तो हैं। बी का मतलब देखो, आगे बढ़े, अभी रिवीजन भी करेंगे इसका। आइए बी को देख लेते हैं। अगर कोई पूछे ना कि बी सबसे ज्यादा आया है क्या, हाँ, ये भी आपका अंतिम चैप्टर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मेड फॉर ईच अदर है। इंग्लिश में जब जब चैप्टर, लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ोगे, वर्ब बेसिक पढ़ाऊंगा, वहां भी यही मिलेगा। एडजेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का होगा, वर्ब एडवांस में यही रहेगा, और वॉइस में तो सिर्फ यही रहेगा। तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। तो बी मतलब क्या होता है सर, बी का हिंदी होता है कोई। अब कोई में व्यक्ति वस्तु सब है। कोई कुछ था, है, होगा, होता, ये सब मतलब ये है, बी को यही कहते हैं। ये याद करना है, और अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि क्या है। कोई मतलब व्यक्ति वस्तु सबके लिए, कोई कुछ था, है, होगा, रहा होगा, या पास्ट की बात हो जाए, रहा था। सर क्या समझ नहीं आया, तो इंग्लिश में देखो, बी का इंग्लिश ये होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टू स्टे या टू रिमेन।
इसी को हमने हिंदी में लिखा है था, है, होगा, होता। तो बी का मतलब है कोई कुछ है, था, होगा, होता, रहा होगा, ये सब चीजें। जैसे कि आप सभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं, तो कोई कुछ है, तो मैं आपको कहूंगा इंग्लिश में यू आर स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स हैं। मैं एक शिक्षक हूं, तो क्या लिखूंगा, आई एम अ टीचर। ठीक है। यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग। वह एक अच्छा स्टूडेंट था, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। आप सर्वश्रेष्ठ होंगे, आप सर्वश्रेष्ठ होंगे, यू विल बी द बेस्ट। तो कोई कुछ है, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, यदि मैं राजा होता, वो अच्छा स्टूडेंट था। यह एक ब्लैक पेन है, यह एक ब्लैक पेन है। दिस इज अ ब्लैक पेन। मैं काला हूं, आई एम ब्लैक। तो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, चीजें हो, सबके लिए यही है। भारत एक बड़ा देश है, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। तो कोई कुछ है, था, होगा, रहा होगा, सब में बी या बी की कोई ना कोई फॉर्म आएगी। और बी मतलब बात हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बी। तो ये तो समझने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या कोई? हाँ बताइए। सीधा सा लॉजिक समझो। कहा जाता है कि कलयुग 3.5 लाख या 4 लाख साल तक रहेगा, उसमें से अभी 7-8 हजार साल ही गुजरा है। तो जब तक कलयुग रहेगा, याद करो सभी, बोलो, जब तक कलयुग रहेगा, इफ के साथ वॉज का प्रयोग नहीं होगा। जब तक कलयुग रहेगा, इफ के साथ वॉज नहीं, तो क्या आएगा, वर। क्योंकि ये सच नहीं है, इमेजिनेशन है, और काल्पनिक चीजों के लिए वॉज का प्रयोग नहीं होता, वर। कंडीशनल एक टेंस का ही बोला ना, अगला चैप्टर में जो है, कंडीशनल में सबसे ज्यादा आने वाले में यही मिलेगा, ये वहां पे भी है। इंग्लिश में बोला है कि एक ही चीज दिक्कत है, सब चीज एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो अगर एक गायब है तो दूसरा तो फिर समझ ही रहे हो, तो इसलिए पर डे का लेकर चलना है। अब देखो ये है, कोई कुछ था, है या होगा। अब आइए एग्जाम का क्वेश्चन, क्या क्या है हुआ है, एडजेक्टिव में मिलेंगे, वर्ब एडवांस में क्वेश्चन है, टेंस में तो है ही। इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, बी का मतलब यह है, था, है, होगा, होता। मैं पागल था कि उसके प्यार में पड़ गया था। अरे नालायक, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। आई वॉज मैड दैट आई फेल इन लव विथ हर। हाँ, प्रिपोजिशन सही बोल रहा है, फॉल इन लव विथ समवन, प्रिपोजिशन में पढ़ाऊंगा। तो यहां पे जो बी की फॉर्म है वही देख लो, सबके लिए वही है, ये रहा। हाँ, इमेजिनेशन है, इसलिए वॉज कभी नहीं, इमेजिनेशन में वॉज कभी नहीं, वर, सिर्फ वर। और भी है, वर के जैसे और भी आएंगे, जब कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो उसके लिए अलग से। और पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा फिर से आएगा, पूरा डिटेल में रहेगा। जो टाइम लगना है टेंस में लगना है, उसके बाद क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, छोटे छोटे इसके मिसलेनियस है, वो फटाफट हो जाएंगे। जिस दिन टेंस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल हो जाएगा,
उस दिन मैं कहूंगा कि अब आपके पास दुनिया में जो राइटर का किताब है सब अच्छी किताबें हैं, उसका क्वेश्चन उठा लेना, रूल नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी रूल को टच नहीं करना है, क्योंकि सब जगह सेम चीजें हैं और कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन उठाओ, अगर 70% घटिया से घटिया में हो जा रहा है, मतलब कि आपका कंडीशन ठीक चल रहा है। तो जिस दिन ये 3 होंगे उस दिन मैं कहूंगा, क्योंकि अभी उठा के जोश में टेंस के बाद चला गया, कंडीशनल का सारा क्वेश्चन आ गया, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ऐसा नहीं, जिस दिन ये तीनों होंगे फिर हाँ, उसके बाद जैसे सब्जेक्ट वर्बमेंट है, नहीं बिल्कुल नहीं, यू डोंट नीड, क्योंकि दैट थ्योरी इज वी आर डूइंग हियर। थ्योरी एक जगह से पढ़ो, क्वेश्चन उसके बाद आपको जहां से करना है, आई डोंट बॉदर, कहीं से भी रहेगी, हो जाएगा, नहीं होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं अलग से भी बोलेंगे तो डाउट लेके करवाऊंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। आगे बढ़े। अच्छा, लिख रहे हैं। अरे बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। 40 से नीचे नहीं चाहिए मुझे किसी से भी, और मैं मान के चलता हूं कि आपको फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल भी अपना खोपड़ी नहीं लगाना, डेली यही पढ़ना है। एक दिन है इसलिए कम लगेगा, लेकिन 10 दिन के बाद संभालना मुश्किल है, तो पर डे उसे रिवीजन कर करके खत्म करो। चीजें थोड़ा समय बीतने दो, देखना कितना होगा। अब देखिए, याद करोगे तो समझ आएगी, समझोगे तो याद हो ही जाएगी। अर्थ है कि उसे आपको समझना पड़ेगा अंत में, और समझने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसे समझेंगे कैसे। हाँ, देखो लॉजिक समझो, जब बोलते हैं ना कि सर याद करना या समझना है, अगर आप याद नहीं करोगे तो वो समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अभी भी बच इसलिए जाते हैं कि 50 में 30 तो ला देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश में पढ़े हैं। तो उन्हें ये नहीं पता कि क्यों है, बट जानते हैं कि यही कुछ गंदा लग रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि आप 30 तक पहुंच जाओगे, 35 पहुंच जाओगे, लेकिन आज के समय में 30-35 में कुछ भी नहीं होगा और मेंस में पक्का फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला चाहिए, बिना फॉर्मूले के ये समझना भी बाद में मुश्किल होगा। अब जैसे कि मान लो सिंपल काउ है, ठीक है, इसमें कौन सा समझना है भाई। अच्छा, ये तीसरा लेटर है, ये कितना नंबर है? 15। ये नहीं पता, रीजनिंग वाले सर पढ़ाएंगे। इससे क्या तुम इसका अर्थ निकाल लोगे? रटा हुआ है तो बता दोगे कि गाय है, नहीं तो इसका अर्थ घोड़ा बताओगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ एक चीजें जहां लर्न करना है, हाँ, लेकिन वही चीज है कि लर्न करना थोड़ा आसान तब हो जाएगा जब उससे हम लोग क्वेश्चन कर रहेंगे। अगर एक ही रूल से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो चीजें माइंड में आपके लर्न हो जाएगी। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था, ये आया हुआ है, इंजन दिस इंजन claims to have twice powerful। एक तो यह हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस। वी ऑल ऑनेस्ट इन आवर वर्क। ये सब आपको मिलेंगे अलग अलग चैप्टर में, बस मैं बी को एक साथ लिख रहा हूं ताकि पता चले कि अच्छा ये सब आए हुए हैं। जैसे कि ये आपको मिलेगा मॉडल चैप्टर में, एक क्वेश्चन सेम मिलेगा, रिपीट होगा। ये आपको टेंस का है, ये आपको एडजेक्टिव में मिलेगा। जैसे क्वेश्चन था, दे डिलीजेंट नहीं नहीं, डिलीजेंट नहीं था। कौन सा क्वेश्चन दिया था उन्होंने? हाँ, हम्बल इन देयर
अप्रोच। देखिएगा प्रीवियस में मिल जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी समझना है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को आधा लिख रहे हैं, जिस पार्ट में गलती है उसी को लिख रहे हैं, बात की अभी कोई जरूरत आपको नहीं है। तो ये चारों में बताओ क्या है, क्वेश्चन देखना है, पहला छोड़ो, ये थोड़ा टफ आया था, दूसरा तीसरा चौथा। अब देखो हिंदी इसका, अब देखो हिंदी, हमने बात की कि बिना मेन वर्ब के कभी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, ये तो यूनिवर्सल रूल है, इसका कोई एक्सेप्शन आज तक नहीं आया। बिना मुख्य क्रिया के कभी कोई वर्ब सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। अब सर समझेंगे कैसे, शॉर्टकट बता देता हूं एक। जिस किसी शब्द के अंत में टी वाई दिख जाए, फिक्स्ड रूल है, टी वाई का मतलब ही होता है कि वो संज्ञा है, नाउन है, तो ये नाउन रहा। और एक शॉर्टकट, जिस किसी शब्द के अंत में ओ यू एस है वो बनेगा एडजेक्टिव। बस अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जान लो कि टी वाई मतलब नाउन होता है, जैसे ब्यूटी सुंदरता, पिटी दया, ऑनेस्टी ईमानदारी, सब नाउन है। ओ यू एस एडजेक्टिव, डेंजरस, लेबोरियस, जीनियस, सीरियस, हाँ, कंटेजियस, जूलियस, हाँ क्यूरियस, जूलियस तो राजा था, तो डेंजरस, लेबोरियस, तो ओयूएस मतलब एडजेक्टिव होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं लिस्ट भी लिखवाऊंगा, किसी के अंत में ये लग जाएगा तो नाउन होगा, ये लग जाएगा एडजेक्टिव, वो भी शॉर्टकट चलेंगे अभी नॉर्मल। तो इस वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव है, कैन क्या होता है अभी बताया था, यह एक प्रकार का मॉडल होता है। मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, मेन वर्ब है, और बिना मेन वर्ब के कभी कोई सेंटेंस फिलहाल नहीं बन सकता। अब इसका हिंदी, इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है, तो ये रहा है। तो कोई कुछ है, था, रहेगा, होगा, होता, उसमें बी या बी की फॉर्म ही आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है, तो यहां पे बी मिसिंग है, लिख दो। तो अब ये क्या हो गया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है। हम सभी अपने कार्य में ईमानदार हैं, हम सभी, वी ऑल मतलब हम सभी, हम सभी अपने कार्य में ईमानदार हैं, तो कोई कुछ है, थे, रहेंगे, होंगे, बी, तो वी ऑल आर, क्योंकि वी के साथ आर आता है, मतलब बताऊंगा बाद में। तो ये हो गया मेन वर्ब। वैसे ऑनेस्ट क्या होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको प्रत्येक का बताते चलूं, इससे क्या होगा ना कि आपको अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें आपके अंदर भी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी चीज इंग्लिश में लिखूं उसे हिंदी बताऊं, ताकि आपको, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमें लेके चलना है सब, क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें चलेंगी ना, तो ये सब चीजें हेल्प करेगी क्लोज टेस्ट पैसेज अरेंजमेंट में, क्योंकि बहुत बार वहां मीनिंग पे जाना होगा, फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो मीनिंग के लिए, हाँ, नहीं ऐसा जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल इंग्लिश में चले। अब जैसे कि वी ऑल ऑनेस्ट, ये तो पता चल रहा है ना कि ऑनेस्ट है, एक ओवरऑल पता चल रहा है, तो पूरा डिटेल नहीं चाहिए, एक ओवरऑल पता चले कि ये वाक्य कहना क्या चाहता, आसपास भी है तो वो चलता है, उतना जरूरत नहीं है कि शुद्ध हिंदी होना चाहिए या एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं। हाँ चलिए, हम्बल मतलब विनम्र, एक शॉर्टकट बता देता हूं, BLE जिसके भी अंत में होगा वो एडजेक्टिव ही होता है। मतलब दो चीज सीख लिया,
जिसके भी अंत में ओ यू एस है वो एडजेक्टिव है, जिसके भी अंत में बी एल ई है एडजेक्टिव है, पी वाई है नाउन है, याद रखना है। तो वे अपने, अप्रोच मतलब तरीका, मेथड, वे अपने तरीके में विनम्र हैं, वे अपने तरीके में विनम्र हैं। देख लो बार बार है आ रहा है, दे आर, विनम्र हैं, आर, विनम्र थे, उसी का पास्ट कर देना, तो आर का पास्ट क्या होगा, वर। वे अपने तरीके में विनम्र होंगे, विल बी, उसी को बदलते जाओ। मतलब मॉडर्न इंग्लिश में सबके लिए विल लिखो, डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडिपेंडेंट में। मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग ज्यादा होता है, शैल का प्रयोग कम होता है, उसको बताऊंगा कब करना है उसके अभी। तो देखो, यह इंजन दावा करता है कि वो दोगुना ताकतवर है, यह इंजन दावा करता है कि वह दोगुना ताकतवर है। तो कोई कुछ है, था या होगा, उसमें हैव क्यों लिख रहे हो? कोई कुछ है, था या होगा, उसमें बी या बी की फॉर्म। और ध्यान रखना टू के बाद हमेशा ओरिजिनल फॉर्म, रियल फॉर्म, बेस फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव आती है। कितना चालाकी, इन्होंने ये ना बहुत बड़ा सेंटेंस आया था, 3 लाइन का था, हमने बस स्टार्टिंग का आधा लाइन लिखा है। तो यह इंजन दावा करता है कि वह दोगुना ताकतवर है। तो कोई कुछ है, था या होगा। तो बी का एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जहां भी है बी, मीनिंग वही होगा, चाहे वो कितना भी घुमाने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव में सबसे ज्यादा दिखेगा और वॉइस में। हैज हैव, जब तक कलयुग रहेगा हैज हैव बी नहीं है, और कलयुग अभी 3.5 लाख साल के करीब आसपास रहेगा। मतलब ये पक्का है कि हम और आप तब तक नहीं रहेंगे, मतलब ये फिक्स रूल करो। हैज हैव के बारे में अभी टेंस में ही बात होगी, डिटेल में ध्यान रखना। हैज हैव के बहुत सारे अर्थ है, खाना खाना, अधिकार, संपत्ति, इंजॉय करना, तो ये सब है, वो बी नहीं होता है। और यही लालच एग्जामिनर देके हमें बुलवाता है कि देखो ये तो बी ही है। बोलेंगे हाँ मेरी भावनाएं वही बोलती है, बस बस भावनाओं में मत डूबना। हाँ जी, देखो इसका हिंदी है, यह इंजन दावा करता है कि वह दोगुना ताकतवर है। एक शॉर्टकट और बता देता हूं अलग तरीके से, ये एडजेक्टिव में भी पढ़ सकते हो। एक एडजेक्टिव का सबसे है बी प्लस होता है एडजेक्ट, जो एडजेक्टिव में इससे प्रीवियस में 50-60 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, 10-20 तो मैं खुद क्लास में ही प्रीवियस कराऊंगा तो ये दिख जाएगा। बी प्लस, देखो ना कहीं भी बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस एडजेक्टिव, तो वही चल रहा है। तो देखो, अब देखो शॉर्टकट, चलो आप बताओ। नाउन, चलो शॉर्टकट कुछ बता देता हूं, एक एक लिखने से अच्छा है कि एक साथ लिखो 8-10। किसी भी शब्द के अंत में टी वाई है नाउन, एस एच आई पी है नाउन, एन ई डबल एस है नाउन, आई ओ एन है नाउन, एम ई एन टी है नाउन, एच डबल ओ डी है नाउन, ई एन सी है नाउन। से ऊपर लिखना पड़ेगा इस थोड़ा, आई एस एम है नाउन। आसान तरीका, शॉर्टकट है कि अब एक्सेप्शन हो सकते हैं बट 99.9% यही रहते हैं। किसी भी शब्द के अंत में इनमें से कुछ भी हो तो चांसेस है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाउन है। और उसका देख लो, ओ यू एस, एफ यू एल, बी एल ई, वी ई, एन टी, एल ई डबल एस, ए आर, ए एल, ई डी, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। एक्सेप्शंस हैं बट जनरल बन सकते हैं।
ए एन द का प्रयोग दुनिया में सिर्फ एक चीज के लिए होता है, कल बताया था। किसके लिए होता है? नाउन। तो ही इज अ टीचर का, तो ए आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। तो यही चीजें जब डिटेल में पढ़ोगे ना, सब चीज पकड़ लोगे कि अच्छा ये आर्टिकल है तो ये तो नाउन होना चाहिए। मतलब अगर बी के बाद अगर गुण बताना है तो एडजेक्टिव आएगी, गुण नहीं बताना है तो एडजेक्टिव। वह एक शिक्षक है, गुण तो बता नहीं रहा है तो इसलिए हट गया। और ध्यान रखना, एडजेक्टिव का भी डिफिनेशन में एक लाइन में बता दूंगा। कोई कैसा है, क्या हुआ भाई? ओवर स्मार्ट इधर है, क्या नाम है? इधर आओ। भाग गया, देखने आया था। इसका भी हवाई जहाज बनाता हूं। बेइज्जत करने में कितना सुकून मिलता है ना। अब देखना, इसका सनी भारी हो चुका है। कैमरा देख के इसे खुजवाऊंगा, फिर उसे हम लोग बात करेंगे, हम उसे देखेंगे। अभी इसने देखा, अब हम लोग सब मिल के देखेंगे उसे। ओवर स्मार्ट नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डिसिप्लिन को तोड़ के आ रहे हो? क्लास चल रही है, सीरियसली बच्चे पढ़ रहे हैं, और तुम्हारी हिम्मत। अभी बताता हूं, खबर लेना पड़ेगा लड़के का। अब देखो, ईडी, एल, ए आर, लॉजिक देखो। अब इससे बनाते हैं कुछ वर्ड। आईएसएम से बताओ कोई दो तीन शब्द, दो शब्द बताने हैं कम से कम। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, रोमांटिसिज्म, रोमांस से संबंध है, रोमांटिसिज्म, यूनिज्म। हाँ, जो भी बोलिए आईएसएम आना चाहिए। टीवाई, यूनिटी, पीटी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, एसएचआईपी, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, मेंबरशिप, स्कॉलरशिप। क्या बात है? हाँ, नालायक, अपना अपना बात नहीं बोलना है यहां पे। एनी डबल एस, याद है ना? हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, वीकनेस, नियरनेस। हाँ, आईओएन, ऑर्गेनाइजेशन, चैंपियन, स्टेशन। क्या बात है? रिलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, उसमें एस जुड़ा हुआ है, हमें सिर्फ आईओएन चाहिए। मोमेंट, इंगेजमेंट, मैनेजमेंट, अम्यूजमेंट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, मैनहुड, वुमेनहुड, नेबरहुड, MENC, ENC, एक्सुबरेंस, मेंटेनेंस। समझ गए ना? OUS, जेलस, सीरियस, लेबोरियस, करेजियस, इंडस्ट्रियस। FUL, हार्मफुल, पेनफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, एक सभी बच्चों से है, क्या ब्यूटीफुल का प्रयोग लड़कों के लिए हो सकता है? यही तो सीखना है नालायकों। ब्यूटीफुल एक न्यूट्रल शब्द है जिसका प्रयोग लड़की और लड़के दोनों के लिए हो सकता है, बट हमारे दिमाग में बचपन से बैठा हुआ है कि लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, लड़का जो है हैंडसम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, फंस जाओगे क्लोस्टेस और फिलर में। ब्यूटीफुल लड़के लड़की दोनों के लिए होता है। हाँ, हैंडसम सिर्फ लड़के के लिए होता है, लेकिन ब्यूटीफुल कॉमन है। ये लड़कों के लिए भी लिख सकते हैं, लड़कियों के लिए भी। तो अगर कोई आपको बाहर में ब्यूटीफुल बोले तो दिल पे मत लेना, समझ लेना कि वो इंग्लिश सही बोल रहा है, हमारा लेवल थोड़ा सा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कौन सा खाना कैसा होता है? ऑयली खाना खाते हो? ऑयली खाना कुछ होता नहीं। ऑयली फूड बोल के फिलहाल कलयुग में नहीं है, और हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं ऑयली फूड खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। रियल में खराब होगा,
क्योंकि तुम ग्रामर गलत बोल रहा है। ऑयली फूड नहीं होता है, ग्रीजी फूड होता है। हाँ जी, दुनिया के जितने डिक्शनरी है उन सब में यही लिखा है। पता नहीं हमें किसने ऑयली फूड पढ़ा दिया। बताओ कितना शॉकिंग लगता है ना, बचपन से पढ़ा कि ऑयली फूड, जबकि ओरिजिनल में होता है ग्रीजी फूड। हाँ, GREASY। ये सब जो दुर्घटनाएं घटेंगी नाउन में, जो जो चीजें आप जान रहे हैं उसका उल्टा चल रहा है। और ये भी नहीं है कि नहीं लिखा है, सब जगह वही लिखे हैं। डिक्शनरी में देखो अब, और हमें बता दिया ऑयली फूड। ग्रीसी बोलने में तो ग्रीस वाला सुनने में आता है जो मशीन में यूज करते हैं। जीवन में हमने उल्टा करके रखा है, मशीन वाले को खाने में यूज कर रहे हैं और खाने वाले को मशीन में। तभी तो नंबर भी वही आ रहा है ना। तो आज से खाना क्या है? ग्रीसी, ऑयली नहीं। FUL हो गया, BLE, अनेबल, एबल, कैपेबल, कल्पेबल, होमेबल। हाँ, V, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्टिव, कॉग्निटिव, पैसिव, अट्रैक्टिव। बहुत अच्छा। एंटी, डोमिनेंट, नेग्लिजेंट, एक्सीलेंट, प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट एडजेक्टिव होता है। LESS। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, मोमेंट नहीं, नहीं, MENT के साथ है। और इंटेलिजेंट में MENT नहीं है। अच्छा, वही तो बोला। अब उसमें ये देखना पड़ता है, उसका सिलेबल देखना पड़ता है। जैसे मूवमेंट में MENT कह रहे हैं, MENT भी है और NT भी है। नहीं, मूवमेंट में दो चीजों को जोड़ के बना है, मूव प्लस मेंट है, तो वो दो सिलेबल होते हैं। तो उसमें NT अलग सिलेबल नहीं है। यही लेकिन दिखता है, हम जब नए रहते हैं तो हमें लगता है सर NT भी तो है और MENT भी है। नहीं, मूवमेंट में दो चीज है। जैसे मार्केट है, मार्केट दो सिलेबल है, उसके दो पार्ट है, मार्केट। हम ये नहीं कहेंगे कि MARK है और ET है, ऐसा नहीं है। तो मूवमेंट दो चीजों से बना है, जिसे हम कहते हैं सिलेबल या स्ट्रेस। तो वो जरूरत नहीं पड़ती हमें, इसलिए हम नहीं बताते। लेकिन मूवमेंट में दो पार्ट है, MO और MENT, इस कारण से। अच्छा, मार्केट नहीं होता, ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, मार्केट दो भागों में बांट के पोस्टमार्टम कर दिया, होता है मार्केट। R साइलेंट रखा जाता है और हम बोलते हैं मार्केट। अच्छा इंग्लिश लगा। तो LESS, हार्मलेस, केयरलेस, सेंसलेस। हाँ, रिलेंटलेस, लापरवाह, कैरेक्टरलेस। वेरी गुड। AR, वेरी गुड, सिमिलर, फेयर, बहुत अच्छा, घोड़ा वाला फेयर, पॉपुलर। बिहेवियर में OUR है। हाँ, प्लूरल एडजेक्टिव का काम करते। AL, पर्सनल, वेरी गुड, मिनिमल, ट्रायल। वो एक्सेप्शन हो गया। अच्छा, सुनो ये, हाँ, लीगल। ध्यान, एनिमल बोल के ना, चलो अच्छा है, क्लास में हंसी भी आ ही जाते कभी। इनेबल में BLE है, नालायक। BAL कब से हो गया? हाँ, ये क्या चल रहा है ये? फिर आया। समय खराब है इसका। अभी फाइन मारूंगा इसे बाहर निकलते। ठीक है, तो आज से ये चीजें आपको इजी रखने के लिए रखा गया, ताकि समझ सको, क्योंकि बाद में ये सब चीज जुड़ेंगी। तो क्या है, बी का मतलब क्या सीखा? था, है, होगा। वो नालायक है, तो ही इज। नालायक को क्या कहते हैं? गधा है, गधा। नालायक नहीं, गधा। गधे का इंग्लिश सुनो, ये एग्जाम में हेल्प करेगा। बोवाइन। एक तो इडियट जानते हो, बोवाइन, इडियट, इम्बिसाइल। अब डंकी तो वो ओरिजिनल गधा हो गया। BOVINE, क्या बोलते, इम्बिसाइल।
IMBECILE, इम्बिसाइल, IMBECILE। और हिंदी में जानते हो गधे को क्या कहते हैं? मूर्ख को। एक शुद्ध हिंदी बताता हूं, यूपी पीसीएस में आया था, वैशाख नंदन। यूपी पीसीएस में था वैशाख नंदन। सुनने में नहीं लग रहा कितना अच्छा शब्द है? आप तो वैशाख नंदन है। वो खुश हो गया जो मुझे अच्छा बोला, घर जाके देखा तो शिट गाय वाला पता चला। हाँ तो ठीक है, अब आइए नॉर्मल। आज हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम नहीं हुआ पगले, पढ़ो पढ़ो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात होगी। फॉर्मूला तो दो होते हैं ना, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस बेसिक लिख रहे हैं, कल से इस पे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास से होगा। और एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, क्योंकि आज हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये वेटेज रखेंगे। क्योंकि शाम को बैच में कल पढ़ा रहा था प्रोनाउन, प्रोनाउन में जितनी बार आ रहे थे 10 बार आया होगा, या तो सब्जेक्ट पूछ रहा था या ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। कल 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से था, वो भी प्रोनाउन चैप्टर, जो उतना दूर बात पढ़ना है, तो यही वाला वहां चल रहा है। दो फॉर्मूले हैं, इसके बारे में बात होगी। आज हम बात करना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कब वर्ब में एस जुड़ता है या ईएस, कब एसईएस नहीं जुड़ता, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्योंकि ये एक बार बेसिक हो गया तो अगले क्लास से हम फॉर्मूले पे आ पाएंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं भाई? कर्ता। पक्का है? ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने कहा कर्ता, जो कार्य करे। ही इज ए बॉय में ही ने कौन सी ऐतिहासिक कार्य को किया है? अब बताओ। अच्छा है, सुनो। सब्जेक्ट का जो हमने ना, देखो हमारा क्या है कि हम लोग आधा आधा चीजों को पढ़ के रखते हैं, और जब एग्जामिनेशन में आता है तो वो जो सेकेंड हाफ होता है वो फंसाता है। सब्जेक्ट का एक अर्थ तो पक्का है, जो आप सभी बच्चे जान रहे हैं, कि जो कार्य करे वो सब्जेक्ट है। लेकिन अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो जिसकी बात होती है वो भी तो सब्जेक्ट होता है। और आप जो बोल रहे थे अभी, कोई कुछ है, था या होगा, तो जो कोई कुछ था, है या होगा, वो भी तो सब्जेक्ट ही होगा ना। तो वह एक स्टूडेंट है, तो कोई कुछ था है, तो जिसकी जो कार्य करे या जिसकी बात होगी, वो दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो लास्ट क्लास में बताया था, सब्जेक्ट दो शब्दों से जुड़ के बना है, सब प्लस जेक्ट। सब का अर्थ होता है कोई व्यक्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं somebody। और जेक्ट का अर्थ होता है कार्य करना, डू की कोई ना कोई फॉर्म, डू, डज, डिड, डन, कुछ ना कुछ डू है। तो हम somebody के लिए लिख लेते हैं जेक्ट का अर्थ डज। तो अब अगर इसको जोड़ दोगे तो इसका डिफिनेशन बन जाएगा, somebody who does वर्क। जो आप और हम जनरल रूल जानते हैं कि जो कार्य करे वो करता होता है। somebody who does work is called subject। या फिर जिसकी बात होगी, वो भी माइंड में आज से रखना है कि जिसकी बात भी हो रही है, भले वो काम नहीं कर रहा है, तब भी वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो somebody who does work is called subject। कोई व्यक्ति जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। हिंदी लिख लो, कोई व्यक्ति जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। कोई व्यक्ति जो कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कोई व्यक्ति जो कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं।
अभी तक हम लोग टेंस वंस कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, जहां से एग्जाम में आता है, बस बेसिक चल रहा है, ताकि एक बार बेसिक ठीक रहेगा तो यही चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो बाद में नहीं पढ़ना होगा। कोई व्यक्ति जो कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में कर्ता। somebody who does work is called subject, या फिर जिसकी बात वाक्य में होती है वो भी सब्जेक्ट है। आगे बढ़े, अगला ऑब्जेक्ट, पहले डिफिनेशन देखना है। कल भी बताया था, ये भी दो चीजों का जोड़ के बना है, ऑब प्लस जेक्ट। ऑब का हिंदी होता है जिस पर, जिस पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवर विच, का हिंदी है जिस पर। और जेक्ट का अर्थ बता चुका हूं, कार्य करना, डू की कोई ना कोई फॉर्म चाहिए, तो डू की फॉर्म लिख लेते हैं, डन। तो अगर आप इसे जोड़ोगे तो डिफिनेशन बन जाएगा, ओवर विच वर्क इज डन is called object, over which work is done is called object। हाँ, जिस पर, अच्छा रुकिए लिख लो पहले फिर हिंदी बोलते। हो गया टाइम, चल लिख लो आराम से, फिर एक बार 5 मिनट में रिवीजन मारेंगे, फिर चलेंगे। कोशिश करेंगे कि जिस दिन जो क्लास हो लास्ट में 5 नहीं, उसका क्वेश्चन तो अभी ढेर सारे आने हैं, तो अब तो बोला गया है कि रुकने के लिए तो पहले क्वेश्चन सच है कि पहले का रिवीजन मार लेते हैं। कोशिश किया जाएगा, हमारा एक रूटीन रहेगा कि पर डे जो क्लास करेंगे लास्ट के 5 मिनट में एक बार उसे बोलना है, साथ में शर्माना नहीं है, ठीक है। तो जिस पर कार्य किया जाए, जिस पर कार्य किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट का हिंदी है कर्म। जिस पर कार्य किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। या फिर जो बचपन में पढ़ा था, कर्ता के कार्यों का जिस पे असर पड़ता है, अर्थ वही है, जिस पर कोई कार्य किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर कोई कार्य किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए अब टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, डू डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब है कि डू, बोलो डू, डू डज डिड मॉडल या टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट डिड, वर्ब की, अगर डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल, अच्छा इसे शैल पढ़ते हैं, शॉ, हाँ दो होते हैं, ये एडजेक्ट आर्टिकल में आएगा, ध्यान रखना फंसाने के लिए। हम बोलते हैं सेल, सेल नहीं है शैल है। क्या बोलते हो, हे शंकर भगवान एक सरकारी नौकरी दिला दे। आज तक मिला, क्योंकि तुम शंकर भगवान से मांग रहे थे, जबकि उनका ओरिजिनल नाम तो शंकर है। वो भी हिमालय पे सोच रहे होंगे, अच्छा ये तो किसी ठेला वाले शंकर से मांग रहा है, मेरा नाम तो शंकर है। श, और श बोलने के लिए क्या होता है, आपका जो दोनों जो टंग है ना, दोनों साइड से फोल्ड होना, ये जो जीभ है दोनों साइड से फोल्ड होता है। श, स, श, स, श। तो आज से शंकर भगवान से मांगना, कृपा जरूर होगी।
संकट से मांग रहा था। वो भी सोच रहे हैं अच्छा कोई शिवम, हाँ बहुत अच्छा, शिवम शिवम, बस बस हो गया। तो शैल या विल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि शैल विल एक तरह का मॉडल होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। और बी का मतलब क्या था भाई? अच्छा फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कस के बोलो, शैल विल प्लस हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। बी मतलब कोई कुछ था, है, होगा, होता। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर अ टीचर। यदि माधुरी दीक्षित यहां होती, इफ माधुरी दीक्षित वर हियर, समझ रहे हैं ना? हाँ। और इस इंजन में दोगुनी ताकत है, इस इंजन में दावा करता है कि उसमें दोगुनी ताकत है। इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है। हम सभी अपने कार्य में ईमानदार हैं, वे सभी अपने तरीके में विनम्र हैं। तो क्या दिक्कत है? TY, SHIP, ISM, NESS, ION, MENT, SOOD, ENC, जिसके भी अंत में है सामान्यतः यह नाउन है। जिसके भी अंत में OUS, FUL, BLE, VE, NT, LESS, AR, AR, ED, जैसे टायर्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, ये सब सामान्यतः एडजेक्टिव होते हैं। सब्जेक्ट प्रेजेंट यूनिट में दो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगले क्लास में इस पर डिस्कशन होगा। और एक होता है वर्ब में एसईएस को हटा दो। सब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बना है, सब प्लस जेक्ट। सब मतलब कोई व्यक्ति और जेक्ट मतलब कार्य करना। तो कोई व्यक्ति जब कार्य करे या जिसकी बात वाक्य में हो रही है वो है हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्लस जेक्ट, जिस पर कोई कार्य किया जाए उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसे रिवीजन हो गया। डेली का यही रहेगा कि लास्ट में 5 मिनट रिवीजन चलता रहेगा। तो आज यही रुकते हैं। जय हिंद।